हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरियल कंसल्टेंसी। ये यूनिट 4 का कॉन्टिन्यूएशन चल रहा है। हम पार्ट 8 पे आ चुके हुए हैं। स्मॉल बिजनेस हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप की कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ स्मॉल बिजनेस के ऊपर में। अगर वो वीडियोस आपने मिस किया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियोज़ का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक एंटरप्रेन्योरियल कंसल्टेंसी। देखिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए या नए बिजनेसमैन के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए हर कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो उनको भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल जैसे भी चैलेंजेस हो, उनसे वो फ्लेक्सिबल तरीके से निकल सके, ओवरकम हो सके। तो कंसल्टेंसी एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें कि काउंसलर और काउंसली होते हैं। 2 एलिमेंट्स होते हैं कंसल्टेंसी के, जिसमें कि एक प्रॉब्लम लेके आता है, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो जो प्रॉब्लम ले करके आता है उसको बोलते हैं काउंसली, क्योंकि वो काउंसलिंग कराने के लिए आ रहा है। और जो काउंसलर होता है वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो काउंसलर होता है आपकी प्रॉब्लम को, आपकी समस्या को, आपके चैलेंजेस को सुनता है, बिना उसको जज किए, बिना बायस्ड हुए उसको सॉल्व करता है, आपको हेल्प करता है। और जब आप इसको एंटरप्रेन्योरल के टर्म्स में समझेंगे, बिजनेस के टर्म्स में समझेंगे, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं या चैलेंजेस होते हैं वो आपको उसमें हेल्प करता है। इसके पहले वाले भी वीडियो में हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि आपको प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, जब जो लीगल रिक्वायरमेंट वाला वीडियो था, कि आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है प्रोफेशनल से या एक कंसल्टेंट से। तो उसमें क्या होता है, आप एडवाइस सीख करते हो, आप उनसे सपोर्ट सीख करते हो या हेल्प सीख करते हो, आप उनको अप्रोच करते हो। तो ये सजेस्ट भी किया जाता है कि काउंसलर से मिलो, बातचीत करो, क्योंकि जो काउंसलर होते हैं वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ओवरऑल बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ सजेशन देते हैं, आपको कुछ गाइडेंस देते हैं, ताकि आप चैलेंजेस से, जो भी आपके बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप उनसे ओवरकम कर सकिए। तो काउंसलिंग का जो मेन एम होता है वो यही होता है कि नए नए सोल्यूशन को फाइंड आउट करना, ताकि आपकी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, आपको बेस्ट सोल्यूशन दिया जा सके, आपका एंटायर कॉर्पोरेट जो सिस्टम है उसको बूस्ट मिल सके, आपकी टाइम की सेविंग हो सके, आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सके, और आपका जो बिजनेस है वो मेजरेबल इफेक्ट लाया जा सके उसमें। तो इसलिए आपकी कंसल्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दिए गए हुए हैं काउंसलिंग के। आपने ये समझा कि काउंसलिंग में 2 बेसिक अप्रोच होते हैं। पहले तो एक आपका फंक्शनल अप्रोच होता है, दूसरा प्रोफेशनल अप्रोच होता है। फंक्शनल अप्रोच के अंदर में क्या होता है कि ये एक तरीके का ऐसा मेथड है जिसमें कि आपकी प्रॉब्लम को सुन के उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया जाता है, प्रैक्टिकल वे में आपको एडवाइस किया जाता है, ताकि आपको हेल्प किया जा सके, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया जा सके, एज वेल एज इंडिविजुअल मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी इंडिविजुअल मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको ये बूस्टअप करता है, उसको ये हेल्प करता है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे ओवरकम करने के लिए आपको मदद करता है। फंक्शनल में पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। इसके अंदर में दूसरा अप्रोच होता है जो प्रोफेशनल अप्रोच होता है। इनका काम क्या होता है कि आपको एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सुना और वो आपको सर्विस प्रोवाइड करके उनका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फंक्शनल स्कोप थोड़ा सा जो होता है, ये वाला अप्रोच जो होता है वो वाइडर होता है। ये आपको मॉनिटरिंग भी करते हैं, और जब तक आपका पूरा मैनेजमेंट प्रैक्टिस इंप्रूव नहीं हो जाता, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, तब तक ये आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देते रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये कुछ इस तरीके के आपका जो काउंसलिंग का अप्रोच है, 2 अप्रोच इस तरीके से काम करता है। एक जनरल वे में कंसल्टेंसी का जो डेफिनेशन होता है या इसका जो अप्रोच होता है वो ये होता है कि किसी भी क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट या स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किसी स्पेसिफिक फील्ड में या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में नोन हाउ करना। नोन हाउ का मतलब कि आपकी समस्या को जानना और उनके कारण को जानना और उस पर सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है कंसल्टेंसी का। देखिए, आपके जो सिलेबस में एंटरप्रेन्योरियल कंसल्टेंसी दिया हुआ है वो एक डिफरेंट
टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कंसल्टेंसी होता क्या है। तो कंसल्टेंसी को जब आप समझोगे तो आप उसको रिलेट कर पाओगे अपने सब्जेक्ट से। इस वजह से हम इसको बहुत लेमैन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, बहुत इजी वे में पढ़ रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक को बुक में जाओगे सर्च करने के लिए, या अगर आप वेबसाइट्स पे जाओगे सर्च करने के लिए, तो आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड, प्रोसीजर्स एंड उसके डेफिनेशन मिलेंगे, वो सारे आपको बाउंस जाएंगे। इसीलिए मैंने सब जगह पे पढ़ करके, सब जगह से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे आप रिलेट कर सको, सिर्फ वही लाइन, वही डेफिनेशन, वही चीज़ें मैंने उठा करके आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझ सको। और एग्जामिनेशन में आप अगर अपने ओन लैंग्वेज में बना करके किसी भी आंसर को लिखते हो और सही पॉइंट में उसको डिस्क्राइब कर देते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, कंटेंट मैं आपको पूरा दे रही हूँ। तो चलिए ये समझते हैं कि कंसल्टेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एंटरप्रेन्योर को, या एक स्मॉल बिजनेसमैन को, या किसी भी जो भी स्टार्टअप करना चाहता है, उसको कंसल्टेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, हर एक संस्था में, हर एक एंटरप्रेन्योरशिप जो भी स्टार्ट करता है, उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसकी प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल से ही कंसल्ट करो तो उसी को कंसल्टेंसी बोलते हैं। अगर आप अपने किसी फ्रेंड से भी बातचीत कर रहे हो, उससे भी अगर आप कंसल्ट ले रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फीस दे रहे हो तभी वो कंसल्टेंसी हो, नहीं। आप उससे भी कंसल्ट करें, उससे भी एडवाइस ले रहे हो, उसका भी आप हेल्प ले रहे हो, उससे भी आप सपोर्ट ले रहे हो, तो वो भी एक तरीके की कंसल्टेंसी ही है। हाँ, लेकिन ये एक जॉब के तौर पर प्रोफेशनल कंसल्टेंसी एक तरीके की आज की डेट में जॉब हो गई हुई है, एक बहुत बड़ा डिमांड है ये मार्केट में, इसलिए इसके लोग पैसे भी देते हैं, इसलिए ये प्रोफेशन भी बन चुका हुआ है। तो कंसल्टेंसी की ज़रूरत एंटरप्रेन्योर में क्यों पड़ती है, बिजनेस में क्यों पड़ती है, क्या कारण है। तो ये कुछ कारण आपके सामने हैं। सबसे पहले तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए आपको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। आप अपनी एम्प्लॉय को कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड करना चाहते हो, उनको जानना चाहते हो, इसलिए आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है कंसल्टेंसी के थ्रू में। आपको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, क्योंकि आप चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन करते हो, तो उनसे कैसे ओवरकम करना है आपको उसके बारे में पता पड़ता है, तो आपको नए आइडियाज़ भी मिलते हैं। काफ़ी इम्पार्शियल और अनबाइज्ड ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है जब भी कोई भी कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड कर रहा है ये सर्विस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के चेंज के लिए कंसल्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपकी संस्था का जो स्ट्रक्चर है या संस्था में काम करने का तरीका, जो इन्वायरमेंट है, जब उसमें चेंज चाहिए होता है तो आप कंसल्ट करते हो, अपनी एम्प्लॉय से कंसल्ट करते हो। आप या तो आपका एम्प्लॉय आपसे कंसल्ट करता है, या आप किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करके उन चेंजेस को लेके आते हो। और सातवां पॉइंट ये है कि जब भी आपकी प्रॉब्लम कोई भी होती है, तो प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए और उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। जब आपको एजुकेशन की आवश्यकता हो, जब आपको जानकारी की आवश्यकता हो, या जब आप कुछ नया आप जानना चाहते हो अपनी संस्था के बारे में, या क्या आप नया कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, तो आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो चाहे वो मार्केट के बारे में आप एजुकेशन आपको मिल रही हो, या आपको इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी चीज़ के बारे में आपको एजुकेशन मिल रही हो। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अभी तक आपने ये समझा कि कंसल्टेंसी का मतलब क्या होता है। कंसल्टेंसी में आपकी प्रॉब्लम को, आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। कौन सुलझाता है? जो आप जो काउंसलर होता है वो आपकी प्रॉब्लम को सुनता है और आपको अनबायस्ड होकर के, इम्पार्शियल होकर के, बिना आपके बारे में कोई जजमेंट फ्रेम आउट के आपको वो हेल्प करता है। तो काउंसलिंग को रिफ़र किया जाता है एज अ डिस्कशन, मतलब एक तरीके का डिस्कशन होता है जिसमें आप अपनी इमोशनल प्रॉब्लम, एम्प्लॉय को भी कई बार इमोशनल प्रॉब्लम होते हैं, फिर वो चाहे जहाँ पे वो काम कर रहा है वो उसके काम से रिलेटेड हो या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो शेयर करता है ताकि वो उसकी जो इंटेंसिटी है, मतलब जो तीव्रता है, उसकी समस्या की जो तीव्रता है, जो प्रॉब्लम है, वो उसको रिड्यूस किया जा सके। तो काउंसलिंग एक तरीके की टेक्निक होती है जिसमें कि प्रैक्टिकल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। दो डेफिनेशन यहाँ पे है आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको पेन डाउन करने हैं, लिखने हैं। न्यूज़ रूम एंड डेविस ने बोला हुआ है कि काउंसलिंग एक तरीके का डिस्कशन होता है
विथ एन एम्प्लॉय के साथ में उनकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया जाता है। जो भी इमोशनल कंटेंट होते हैं वो जो एम्प्लॉय होता है वो अपना शेयर करता है ताकि उसको हेल्प किया जा सके, किसको मतलब एम्प्लॉय को हेल्प किया जा सके ताकि वो कोप अप हो सके, मतलब उस चीज़ से निकल सके और उसका बेटरमेंट हो सके। तो बेसिकली वो अपने इमोशनल कंटेंट को या अपनी प्रॉब्लम को वो शेयर करता है, किससे, काउंसलर से शेयर करता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से निकल सके और उसको सल्यूशन मिल सके। M.A. रहमान ने बोला है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है काउंसलिंग का या कंसल्टेंसी का, कि एंटरप्रेन्योरियल या ऑर्गेनाइजेशनल काउंसलिंग एक तरीके का कॉन्टिन्यूअस फॉर्मल प्रोसेस है। फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल दोनों प्रोसेस है, जिसमें कि एडवाइस दिया जाता है, किनको, एम्प्लॉयज़ को एडवाइस दिया जाता है। क्यों? ताकि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके, या अगर उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व किया जा सके। कई बार पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उनका परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है नेगेटिव वे में, तो वो अफेक्ट ना हो इस वजह से उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। काउंसलिंग को एक तरीके से ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है जिसमें मैनेजर और जो सुपरवाइज़र होते हैं, कई बार मैनेजर और सुपरवाइज़र ही काउंसलर होते हैं जो अपने एम्प्लॉयर्स को गाइड करते हैं ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे ओवरकम किया जा सके। इसीलिए एक तरीके का टॉक थेरेपी भी बोलते हैं उसको, ये टॉक थेरेपी भी होती है जिसमें कि इंडिविजुअल को असिस्ट किया जाता है। तो एंटरप्रेन्योरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल काउंसलिंग इज डिफाइंड को मतलब ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि एक तरीके का डिस्कशन होता है जिसमें आप अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो। किस उद्देश्य से डिस्कस करते हो? कि आपको उसको डिक्रीज करना है, किसको, अपनी इमोशनल प्रॉब्लम को डिक्रीज करने के लिए आप डिस्कस करते हो। यही आपका जनरल ऑब्जेक्टिव होता है। किसका जनरल ऑब्जेक्टिव होता है? काउंसलिंग का जनरल ऑब्जेक्टिव होता है। आई होप कि आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग क्या होती है और कंसल्टेंसी क्या होती है। कंसल्टेंसी एक तरीके का कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि काउंसलर और काउंसली एक दूसरे से बातचीत करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक दूसरे मतलब जो काउंसली होता है वो जाता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर के या अपने वो अपने चैलेंजेस को डिस्कस करता है और काउंसलर उसको सपोर्ट करता है, उसको गाइड करता है, उसको सजेस्ट करता है, उसको हेल्प करता है। तो एक तरीके का एक्सचेंज ऑफ आइडिया होता है, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स होता है दो लोगों के बीच में। दो लोग माने कौन? एक काउंसलर और दूसरा काउंसली, ताकि इसी एक्ट से कम्युनिकेशन भी दोनों के बीच में हो पाता है। जिनके बीच में? काउंसलर एंड काउंसली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दो एलिमेंट्स हैं कंसल्टेंसी के। एंटरप्रेन्योरियल काउंसलर कौन होता है? एंटरप्रेन्योरियल काउंसलर कोई नहीं होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसका ये काम ही होता है कि आपको एडवाइस देना है। किसके बारे में एडवाइस देना है? बिजनेस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, ताकि आपको हेल्प किया जा सके, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से, अपनी हर्डल्स से ओवरकम हो सके, निकल सके, बाहर आ सके। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक गुड काउंसलर के अंदर में होने चाहिए। पहला तो ये है कि जो भी काउंसलर है, जो भी काउंसलिंग कर रहा है, वो आपका पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, वो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसका जो आउटलुक हो, मतलब समस्या को देखने का, प्रॉब्लम को देखने का जो नज़रिया हो वो पॉजिटिव हो। प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो खुद में ही प्रॉब्लम में हो और आपको वो क्या सजेस्ट करेगा। उसका दिमाग शांत होना चाहिए, लॉजिकल बात करने वाला होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, फ्रैंकली वो बोलने वाला होना चाहिए। जो भी काउंसलर है वो सिंपैथी होना चाहिए, मतलब सहानुभूति देने वाला होना चाहिए। इंटेलिजेंस होना चाहिए, मतलब बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, उसके पास में इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। टैक्टफुल होना चाहिए, मतलब विधि पूर्वक होना चाहिए। वो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपको सही तरीके से आपको उसको इन्फॉर्मेशन देना होगा। दूसरा ये है कि उसके अंदर में इन्फ्लुएंस होना चाहिए, मतलब कि उसके पास में इतनी इंस्पिरेशन पावर हो कि वो आपको प्रभावित कर सके, आपकी समस्या से आपको निकालने में वो मदद कर सके। उसकी खुद की जो पर्सनालिटी होनी चाहिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तो वो आपकी मदद कर पाएगा। मोटिवेशन पावर उसके अंदर में होना चाहिए। स्किलफुल व्यक्ति होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, शिक्षावान होना चाहिए। उसके पास में इतनी एबिलिटी हो कि वो क्विक डिसीजन ले सके। उसको एक्टिव होना पड़ेगा, उसको इम्पार्शियल होना पड़ेगा, अनबायस होना पड़ेगा। साथ ही उसके पास में ये एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो हैंडल कर सके सिचुएशन
पर्सन को उसके पास में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंटेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉब्लम को सुना और उसकी इंटेंशन ही नहीं हो सॉल्व करने की। तो ये कुछ आपके सामने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, या आप बोल सकते हो कि किसी भी काउंसलर की गुड क्वालिटीज़ यही होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एग्जामिनेशन में अगर आप इतने में से 10 पॉइंट भी लिख दिया ना और एक एक लाइन भी एक्सप्लेन कर दिया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या मेथड होते हैं और क्या प्रोसेस होता है, मॉनिटरिंग टेक्निक क्या होती है। उसके बाद आपका ये जो पर्टिकुलर यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम फर्स्ट यूनिट पे जंप करेंगे और फटाफट से उसको कवर करेंगे, क्योंकि फिर हमें मैनेजमेंट की और भी बहुत सारे लेक्चर्स लेने हैं, उस पर वीडियोज़ बनाने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।